प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य में आज हम एक नए बिंदु के साथ चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रयोगवाद। ये अपने हिंदी में प्रगतिवाद के बाद का जो अगला युग या काल है उसको प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। इसका प्रारंभ हुआ है 1943 से। 1943 से लेकर 1953 तक का जो समय है हिंदी साहित्य में वो प्रयोगवाद के नाम से कविता के क्षेत्र में जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्रयोगवाद के जनक कौन है, प्रयोगवाद को प्रारंभ किसने किया, ये नाम किसने दिया, इससे प्रयोगवादी काव्य की ऐसी क्या विशेषताएं है जो एक नवीनता के साथ पिछली जो काव्यगत प्रवृत्तियां थी, पिछले जो युग थे, उन सब से भिन्न कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयोगवाद के जनक के रूप में। तो अपने एक प्रसिद्ध कवि और लेखक है जिनका नाम है अगे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे का पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और प्रसिद्ध किस नाम से है, ये अगे के नाम से। शाब्दिक अर्थ इसका ये होता है कि जिसको जाना न जा सके या जिसका ज्ञान न प्राप्त किया जा सके उससे एक शब्द में जो है वो अगे कहते हैं। अगे ने 1943 में एक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है तार सप्तक। 1943 में जो साहित्यिक पत्रिका निकाली तार सप्तक, इसी तार सप्तक से प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। यही कारण है कि प्रयोगवाद के जनक के रूप में, उसके संस्थापक के रूप में अगे को समझा जाता है, बताया जाता है। कब शुरू हुआ? 1943 में। कौन सी साहित्यिक पत्रिका के द्वारा? तार सप्तक के द्वारा। इस तार सप्तक में अगे ने 7 कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया और ये जो 7 कवि है यही आपके प्रयोगवाद के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनमें से एक स्वयं अगे थे। हिंदी में जो है वो तार सप्तक के नाम से 4 जो है वो अलग अलग ही साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। तार सप्तक प्रथम 1943 में, तार सप्तक के द्वितीय या दूसरा जो तार सप्तक है वो आपके प्रकाशित हुआ था 1951 में, दूसरा तार सप्तक। तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 में और चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1979 में। इस प्रकार से तार सप्तक के नाम से 4 साहित्यिक पत्रिकाएं निकली है। पहली 1943, दूसरी 1951, तीसरी 1959 और चौथी 1979। इनमें जो शुरू के 3 तार सप्तक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं आपके अगे। और प्रत्येक तार सप्तक में जो है वो 7 कवियों की रचनाओं को स्थान दिया गया है। ये बात हम कवियों की चर्चा करेंगे, कवि परिचय और उनकी रचनाओं की बात जब आएगी उसमें बताएंगे कि कौन से काल में कौन से कवि हुए थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रयोगवाद के प्रारंभ की, तो 1943 में तार सप्तक से माना जाता है। जनक के रूप में कौन है? जनक के रूप में माना जाता है अगे को। अब बात करते हैं कि इस प्रयोगवाद शब्द के प्रारंभकर्ता कौन है या प्रयोगवाद शब्द के जनक, प्रयोगवाद शब्द के जनक मतलब सबसे पहले इस साहित्यिक युग के लिए प्रयोगवाद नाम किसने दिया? तो आपको इसमें ध्यान रखना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। एक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द जो है वो सबके सामने लाया। और इस काल को नाम देने की बात अगर आती है तो वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। और इस काल को प्रारंभ करने वाले, इस युग को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाना जाता है अगे को। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है।
अब इसमें बात करते हैं कि ये जो प्रयोगवाद है क्या इसका कोई अन्य नाम भी है। हाँ, आपको एक नाम इसका ध्यान में रखना है। दूसरा इसका जो नाम है वो है प्रतीकवाद। प्रयोगवाद का दूसरा क्या नाम है? प्रतीकवाद। ये आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही इसका अन्य नाम है प्रतीकवाद। जनक आगे हो गए। प्रयोगवाद शब्द किसकी देन मानी जाती है? नंद दुलारी वाजपेयी की। कब प्रारंभ हुआ? 1943 से 1953 तक, और 53 के बाद में नई कविता प्रारंभ होती है 1954 तक। 54 से तब तक का जो समय है वो प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, अर्थात नई कविता के जन्म तक का जो युग है हिंदी कविता का वो प्रयोगवाद है। और प्रगतिवाद की समाप्ति के बाद में जो युग प्रारंभ हुआ उसको प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें मैंने आपको बात बताई थी आगे की। तो प्रयोगवाद को प्रारंभ करने का पूर्ण रूप से जो श्रेय दिया जाता है वो आगे को दिया जाता है। कौन सी साहित्यिक पत्रिका? याद रखना है, तार सप्तक। तार सप्तक पहले का प्रकाशन 1943 में हुआ था और उसी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो ये जो आगे है इसी ने तार सप्तक को प्रारंभ किया, शुरू किया, ये ध्यान में रखना है। आगे जो है एक विज्ञान का विद्यार्थी था, तो जिस तरीके के प्रयोग उसने विज्ञान के अपने अध्ययन काल के दौरान किए थे, इन्होंने बाद में जब ये साहित्य में इन्होंने कदम रखा, एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद भी हिंदी साहित्य में इनकी गहन रुचि थी और हिंदी में बहुत सारी श्रेष्ठ रचनाएं इन्होंने गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखी है। तो इन्होंने बताया है कि जो प्रयोग अपने विज्ञान में होते हैं ठीक वैसे ही प्रयोग अपने साहित्य में भी होने चाहिए। इसीलिए नवीन भाव, नवीन विचार, नवीन शिल्प, नवीन भाषा सब में प्रयोग करने के कारण इस युग को प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि इस प्रयोगवाद के तार सप्तक में जो 7 कवि थे जिनको स्थान किसने दिया? आगे ने दिया। कौन सी साहित्यिक पत्रिका में? तार सप्तक प्रथम में। तो उन 7 कवियों को आगे ने कहा है राहों के अन्वेक्षी। ये भी ध्यान में रखना है कि आगे ने राहों के अन्वेक्षी किनको कहा? कि प्रयोगवाद के 7 कवि या तार सप्तक के 7 कवियों को उन्होंने राहों के अन्वेक्षी नाम से पुकारा है, जाना है कि ये साहित्य के क्षेत्र में जो कवि है वो नई नई खोज कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बताया कि जो कवि है वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते की वो खोज करता है और वो अपनी मंजिल पर पूर्ण रूप से पहुँचे नहीं है, बल्कि अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आगे ने इन कवियों को राहों के अन्वेक्षी नाम से पुकारा है। अब बात करते हैं प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताओं की। सबसे पहला इसका जो बिंदु आता है वो आता है अतिशय बौद्धिकता। अब इस प्रयोगवाद से पहले जो कवि हुए थे, पहले जो काव्य लिखा गया है हिंदी में, सबसे ज़्यादा भावना को स्थान दिया गया है। विचारों को, हृदय की भावना को स्थान दिया गया है। लेकिन इस प्रयोगवाद में पहली बार भावना की जगह स्थान दिया गया है बुद्धि को। प्रयोगवादी कवियों ने बताया है कि केवल कल्पना और भावना से कविता नहीं चलती, बल्कि बुद्धि से सोचने समझने के बाद में हमारे समाज का जो सच्चा चित्रण है वो कविता में होना चाहिए। इन प्रयोगवादी कवियों ने बताया है कि कविता को कल्पना के दायरे से बाहर निकलकर, हृदय की कोमल भावनाओं से बाहर निकालकर, हृदय के पिघलने वाले विचारों से बाहर निकालकर उसको बुद्धि से जोड़ना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा बुद्धि तत्व को महत्व दिया है प्रयोगवाद में। यही कारण है कि प्रयोगवादी काव्य में अतिशय बौद्धिकता का जो स्थान है वो देखने को मिलता है। स्वयं जो कवि है उन्होंने इसमें स्वीकार किया है। उनकी एक पंक्ति है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति रोटी बेलता है और दूसरा व्यक्ति रोटी सेकता है और तीसरा व्यक्ति रोटी से खेलता है। तीसरा व्यक्ति रोटी से खेलता है, तो बताओ वो तीसरा व्यक्ति कौन है? और इस पर हमारी संसद मौन है।
इस पर हमारी संसद मौन है। तो एक व्यंग्यात्मक रूप में बुद्धि तत्व को स्थान देते हुए इन कवियों ने ये बताया है कि हमें सोचने समझने की ज़रूरत है, भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान जो हालात है उनमें सुधार के लिए हमें बुद्धि से काम लेना होगा, ये बातें बताई है प्रयोगवादी कवियों ने। और वो तीसरा व्यक्ति कौन है? वो तीसरा व्यक्ति है हमारे देश का, समाज का अमीर व्यक्ति, जिसके लिए दूसरों को पेट भरने वाली जो रोटी है, भोजन है, वो उसके लिए खेल की सामग्री है। जबकि एक गरीब व्यक्ति उसके लिए कितना परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है, तब जाकर उसको कहीं वो रोटी प्राप्त होती है। एक इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें हर क्षेत्र में नवीनता दिखाई गई है। प्रयोगवाद में परंपरागत रूप से जितनी भी जो काव्य प्रवृत्तियाँ चल रही थी उन सबको तोड़ना और नए तरीके से काव्यगत विशेषताओं को समाविष्ट करना जो है वो इनका काम है प्रयोगवादी कवियों का। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रयोगवादी दौर में स्वयं आगे ने ये स्वीकार किया है कि कविता पहले से जिस लीक पर चल रही थी उस लीक को छोड़कर नई लीक ग्रहण कर चुकी है, नई लीक पर चलने लगी है। इसीलिए इस कविता के लिए ये भी बताया जाता है कि लीक से हटकर कविता है, अर्थात परंपरागत रूप से जो कविताएं थी उन सब से हटकर इसमें काव्य रचना की गई है। दूसरा बिंदु क्षणवाद। इन्होंने जीवन के एक एक पल को, एक एक क्षण को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने बताया कि जीवन मनुष्य का लंबा है, लेकिन उस लंबे जीवन का कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए प्रयोगवादी कवियों ने बताया है कि हमें क्षण का महत्व रखना चाहिए और जीवन का प्रत्येक जो क्षण है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी को हमें आनंद के साथ, सुख के साथ बिताना चाहिए। ये बातें अपने बताई गई है प्रयोगवादी कवियों के द्वारा। अगला बिंदु श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण। इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कवियों ने जो श्रृंगार चित्रण किया है, जो नारी सौंदर्य का चित्रण किया है, उसमें अश्लीलता का वर्णन है। उसका जो वर्जित काव्य में जो शब्द है, वर्जित जो विशेषताएं है, उन सब का भी प्रयोगवादी कवियों ने जो है वो इसमें चित्रण किया। इसलिए श्रृंगार में अश्लील तत्व हम देख सकते हैं प्रयोगवाद के अंतर्गत, जो केवल और केवल आधुनिक काल के प्रयोगवाद में ही है, अन्य किसी भी युग में ऐसा चित्रण नहीं हुआ था। मध्यम वर्गीय कुंठा और निराशा का चित्रण। देखिए, इससे पहले जो युग हमने प्रगतिवाद पढ़ा था उसमें चित्रण हुआ था सबसे ज़्यादा आम गरीब व्यक्ति का, निम्न स्तर के व्यक्ति का। लेकिन इन प्रयोगवादी कवियों ने न अमीर की बात कही है न गरीब की, जो मध्यम वर्ग है उसकी पीड़ा को उठाया है कि हमारे देश और समाज का जो मध्यम वर्ग है वो कितनी निराशाओं में जी रहा है, कितने दुखों को भोग रहा है और कैसे एक एक पल वो दुख में बिता रहा है। इसीलिए आगे ने एक कविता लिखी है, दुख सबको मांझता है। ये आगे की जो कविता है ये प्रतिपादित करती है आपके मध्यम वर्ग की पीड़ा को, जो ये दिखाता है कि हमारे समाज का मध्यम वर्ग रोजाना अपने कार्यों के लिए, रोजाना अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए उससे बहुत अधिक जो है वो संघर्ष करना पड़ता है। वो अपने जीवन से, अपनी मुश्किलों से, अपने दुख दर्दों से बहुत ज़्यादा कुंठित जीवन जी रहा है। ये बातें बताई है प्रयोगवादी कवियों ने। अगले बिंदु की बात करते हैं सामाजिक यथार्थवाद। ये बातें हमने प्रयोगवाद में भी पढ़ी थी, इसमें भी है कि समाज की जो सच्चाई है उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो प्रयोगवादी कवियों ने भी जो है सबके सामने रखने का कार्य किया है कि हमारा समाज जो है वो कैसा जीवन जी रहा है, उसमें बिना किसी लाग लपेट के उसका सही चित्रण काव्य के माध्यम से लोगों तक होना आवश्यक है। फिर है व्यक्ति का महत्व। इन्होंने समाज को महत्व जरूर दिया है प्रयोगवादी कवियों ने, लेकिन समाज से महत्वपूर्ण इन्होंने व्यक्ति को माना है। उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा तो स्वतः ही जो समाज है उसमें सुधार आ जाएगा। इसलिए उन्होंने व्यक्ति की पीड़ा को समझा है, व्यक्ति के दुख दर्दों को चित्रित किया है
कि हमें समाज में सुधार करने की बाद में सोचनी चाहिए। पहले व्यक्तिगत रूप से जो लोगों की परेशानियां हैं उनको दूर करने का कार्य करना चाहिए। ऐसे विचार प्रयोगवादी काव्य में देखने को मिलते हैं। नवीन बिंब एवं प्रतीक। अपने बिंब और प्रतीक जो है वो प्राचीन काल से ही काव्य के अंग रहे हैं, लेकिन इसमें एक नवीनता के साथ, नए प्रयोगों के साथ जो है वो बिंब योजना की गई है, जिसमें दृश्यात्मक बिंब भी है, जिसमें आपके अन्य जो बिंब है उनको भी माध्यम बनाकर प्राचीन काल के जो बिंब है उनको भी वर्तमान संदर्भ में दिखाने का कार्य प्रयोगवाद में हुआ है। फिर शैलीगत चित्रण, इसमें भी नवीनता है, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, अलंकारों के क्षेत्र में हो, छंदों के क्षेत्र में हो। इन्होंने भाषा, सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया है प्रयोगवाद में, जिससे आम व्यक्ति उनकी रचना को पढ़ सके। छंदों की दृष्टि से प्रगतिवाद की तरह प्रयोगवाद भी बिल्कुल मुक्त रहा है। बिना किसी छंद जाल के, बिना किसी बहुत कठिनाई के सरल भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। अंतिम बिंदु है प्रयोग का चित्रण। ये इसका सबसे मुख्य बिंदु है कि ये विज्ञान के समान जो अपनी हिंदी है उसमें काव्य कला से लेकर भाव पक्ष तक सभी में नए भाव, नए विचार, हर क्षेत्र में जो है वो नए प्रयोगों की बात जो है वो आपके प्रयोगवादी काव्य में की गई है। तो ये था अपना प्रयोगवाद, जिसके जनक के आगे थे साहित्यिक पत्रिका तार सप्तक 1943 में जो प्रकाशित हुई, वो उसी के माध्यम से जो है वो प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। प्रयोगवाद शब्द के जन्मदाता माने जाते हैं अपने नंद दुलारे वाजपेयी, और प्रयोगवाद का अन्य नाम है प्रतीकवाद। ये सब इनकी काव्यगत प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं थी। अब अगले बिंदु में प्रमुख जो प्रयोगवादी कवि है उनकी चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही जो तार सप्तक के कवि है उनसे संबंधित बात भी आपको बताएंगे।